हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हमने लिटरेरी टर्म की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी। ये आज और कल हमारी लास्ट सीरीज़ होगी, ठीक है। और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश फील्ड चैनल पे जो भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई भी कंटेंट मिले रिलेटेड टू एलटी और टीजीटी पीजीटी, हमेशा वो ऑथेंटिक होता है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, जो आपका एग्ज़ाम डिमांड करता है, जिससे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कोशिश की है मैंने उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन लेने की और हम सॉल्व करेंगे। आप अपने आंसर्स, कितने आपके आंसर्स करेक्ट हुए वो ज़रूर से बताइएगा। वीडियो से बीच में गैप हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था और अभी भी है, लेकिन अब मैं इस लेवल पे हूँ कि कम से कम आप तक वीडियो पहुँचा सकूँ। तो चलिए, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। A dactyl is metrical foot consisting of 2 syllables, 3 syllables, 5 syllables या फिर 4 syllables। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आ भी चुका है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 syllables। डैक्टिल में कितने सिलेबल्स होते हैं? 3 syllables होते हैं। A work that makes fun of another work by imitating some aspect of the writer's style is called। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो देखने वाली है। इमिटेशन क्या होता है? किसी चीज़ को कॉपी करना हूबहू, ठीक है। तो एक ऐसा वर्क जो दूसरे वर्क का क्या करता हो, उसका इमिटेशन करता हो टू क्रिएट सम फन, ठीक है। और इन द स्टाइल इज कॉल्ड व्हाट? सटायर, फार्स, फेबल और पैरोडी। तो देखिए, जब राइटर की स्टाइल में इमिटेशन किया जाता है तो वो हमेशा पैरोडी होती है। और आपको बहुत ही ध्यान से लाइंस को रीड करना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं और जल्दी में हम उसको देख करके टिक कर देते हैं, तो आंसर कभी कभी गलत हो जाता है। तो अ वर्क ऑफ परफॉर्मेंस दैट इमिटेट्स अनदर वर्क, या फिर कोई वर्क हो या फिर वो कोई परफॉर्मेंस हो विद रिडिक्यूल और आयरनी, सो दैट इज कॉल्ड पैरोडी। ओके। A scene that interrupts the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time। ठीक है, अर्लियर टाइम जो कि पहले हो चुका है, कोई भी ऐसा सीन या इवेंट जो कि पहले हो चुका है। अ सीन दैट इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स मीन्स बीच में दिखाया जाए या फिर शो किया जाए नॉर्मल जो सीन की सीक्वेंस चल रही है किसी स्टोरी में, टू डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम। क्या शो करने के लिए? कुछ ऐसा दिखाने के लिए जो पहले हो चुका है या फिर उस सीन से कनेक्ट करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। कई बार दिखाया जाता है कि ये चीज़ हुई, उस पे वो स्टोरी आगे बेस्ड होती है, फिर जो रियल स्टोरी निकल कर आती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैशबैक। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। A hymn is a poem of joy, a poem of lament, a church song, a poem of praise। तो poem of lament हो नहीं सकती, joy हो नहीं सकती, church song ये बेसिकली है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, poem of praise। ओके, hymn is a poem of praise। What meter is a sonnet written in? Spontic tetrameter, iambic tetrameter, iambic pentameter, iambic trimeter। तो देखिए, सोनेट से रिलेटेड इस चैनल पे आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा और जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको उसका प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनसे उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे लिटरेरी टर्म से रिलेटेड, जो कि अगर आप प्रिपरेशन के लिए देखते हो तो बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। दूसरी बात, सोनेट किस में लिखा जाता है, ठीक है, उसमें कौन से मीटर का यूज़ होता है? कई बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्बिक पेंटामीटर इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड प्लीज़ अपने आंसर्स कितने आपके करेक्ट हुए वो ज़रूर से शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। So the correct answer is iambic pentameter, B। The idea that the good are rewarded and the evil punished is termed, ठीक है,
जो गुड है उसको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, जो इविल है उसको हमेशा पनिशमेंट मिलती है. सो इट इज टर्म्ड एज पोएटिक जस्टिस. द करेक्ट आंसर इज पोएटिक जस्टिस. ठीक है. और पोएटिक जस्टिस को किसने कॉइन किया था? थॉमस राइमर ने कॉइन किया था. और किस सेंचुरी से बिलोंग करता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है. An extended speech in which a character alone expresses his thoughts on stage. ठीक है. extended speech in which a character alone expresses. जो भी कैरेक्टर होता है वो अकेले में अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है स्टेज पे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सोलिलोकी. जहाँ पे वो खुद से अकेले में अपने इमोशंस बोलता है, उसको एक्सप्रेस करता है. सो सोलिलोकी इज द करेक्ट आंसर. हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम. ठीक है. स्प्रंग रिदम को किसने इन्वेंट किया था? ये एक पोएटिक टर्म है स्प्रंग रिदम, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच. जो नेचुरल स्पीच की जो रिदम होती है उसको ये इमिटेट करती है. ठीक है. एंड इट इज़ अ पोएटिक टर्म. ये किसने इन्वेंट किया है? जीएम हॉपकिंस. जीएम हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया. और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जीएम हॉपकिंस का फुल नेम बताइएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फुल नेम भी पता होना चाहिए. जीएम हॉपकिंस का फुल नेम आप बताइएगा. ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेटाफिजिकल पोएट्स. ठीक है. मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री. कौन कौन से राइटर्स इसमें आते हैं, कौन, ये भी मैंने डिस्कस किया है. मेटाफिजिकल पोएट्स से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. एंड दीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने ही आने चाहिए अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपेयर उसको क्रैक करना चाहते हैं. तो ऐसी सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती है और आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए और सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है. और इसमें आपको कुछ भी पे भी नहीं करना है. जिस तरीके से मैं डेडिकेशन के साथ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक एक अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट पहुँचाने की, आप लोग भी उसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे. ठीक है. तो चलिए उसी एंथुजियाज्म के साथ में इसका आंसर भी दीजिए. The term metaphysical poets was first used by. B is the correct answer. जो यहाँ स्टार्टिंग से सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको इसका आंसर ज़रूर पता होगा. डॉक्टर जॉनसन इज द करेक्ट आंसर. बी. हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ठीक है. ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो मास्टर हैं वो किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को एज मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसिडर किया जाता है. शेक्सपियर है नहीं, वालेस स्टीवेंस है नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो बिल्कुल नहीं है. रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कंसिडर किया जाता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलरेडी ये LT 2018 में भी पूछा जा चुका है, PGT 2011 में भी पूछा जा चुका है. ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपकी नज़रों से नहीं निकलने चाहिए, मतलब कि छूटने नहीं चाहिए. तो इनको बिल्कुल भी लाइटली ना लें. जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको ज़रूर देखें आप. What by definition is serious, complete and of a significant magnitude. ठीक है. डेफिनेशन मीन्स ये जो वर्ड्स हैं इसको मिला के जो डेफिनेशन बनेगी, जो टर्म बनेगी वो क्या होगी, जिसमें सीरियसनेस भी हो, वो कंप्लीट भी हो और सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड उसमें हो. तो ट्रेजेडी है क्योंकि जब सीरियस है और कंप्लीट है तो वो ट्रेजेडी होगा, कॉमेडी, एपिक, ड्रामा, इन तीनों में से कुछ होगा नहीं. एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सी इज़ द करेक्ट आंसर. द नेम ऑफ द नेम ऑफ ओरिजिनेटर डीकंस्ट्रक्शन इज. डीकंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन किसने दी थी? ठीक है. इसके ओरिजिनेटर कौन है? जैक्स डेरिडा इज़ द करेक्ट आंसर. ए. 1967 में
ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इनका एक वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या होती है अगर आपको डिटेल में जानना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अगर किसी चीज़ को हम समझना चाहते हैं और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो लिटरेरी टर्म की प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज़रूर देखें, इससे क्वेश्चन आता है। एंड ओरिजिनेटर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी इज जैक्स डेरिडा। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। वर्स लिब्रे इज, ठीक है, कौन सा फॉर्म है वर्स लिब्रे? तो वर्स लिब्रे क्लोज्ड फॉर्म, ओपन फॉर्म, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो वर्स लिब्रे जो होता है वो ओपन फॉर्म होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, वर्स लिब्रे ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि इजी जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और जो एक कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में अचीवमेंट में जो रोल होता है वो इसका बहुत मेन रोल होता है। 50 to 60% क्वेश्चंस ईजी में ही कवर किए जाते हैं, और उनको अगर हम नहीं देखते हैं तो 50 to 60% तो आपका ऐसे ही चला गया। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जो मेन आपका टारगेट रहता है वो टफ वाले पे रहता है, जो बहुत टफ होता है। तो देखिए, जो बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में डाले जाते हैं 10 to 20%, वो तो सबके लिए टफ होंगे, और हम उसी के पीछे भागते रहते हैं, और जो आपका 80% होता है उस पर ध्यान नहीं देते। तो जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें छोटे सैनिक और बड़े सैनिक दोनों का रोल होता है। तो मेरा ये समझाने का मतलब बस इतना सा था कि सिर्फ बहुत ज़्यादा टफ, बहुत एक्स्ट्रा क्या हम पढ़ लें, एक अलग से वीडियो इस पे मैं बनाऊंगी। मेरे पास में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड कई बार, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो क्या हम एकदम अलग से पढ़ लें, उसके चक्कर में जो हमें पढ़ना चाहिए वो भी हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसकी आस में अरे वो टफ वाला क्वेश्चन कौन सा होगा। जो एक्सेप्शनल ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो टफ बहुत ही ज़्यादा, वो सबके लिए होंगे, वो टॉपर के लिए भी होगा। ऐसा नहीं है जो उस एग्ज़ाम को टॉप करेगा उसके लिए भी वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसके पीछे भागने में आप 80% ऐसे ही छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट पूरा का पूरा आप कर दो और वो 80% पे ध्यान ना दो, वहाँ पे हम गलती कर देते हैं। अलग से आपके पास में वीडियो आएगा। तो फ़िलहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ओपन फॉर्म। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक हिट कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और वो इम्प्रूवमेंट्स आपके लिए काम वाले होते हैं, आपके लिए वो वीडियोस और बेनिफिशियल बन जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, ये सीरीज़ हमारी अब बिल्कुल एंड होने वाली है। तो अब आप किस पे टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड एकदम अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न जो आपका एग्ज़ाम डिमांड करता है, वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप मुझे टॉपिक ज़रूर बताइएगा कि आप टेस्ट सीरीज़ किस पे चाहते हैं। बाकी हम अपनी एसपी बख्शी की ग्रामर कंटिन्यू रखेंगे, उस पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, और उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे खांसी थी। इस वजह से वीडियोस बीच में रुक गए थे। मेरे पास में मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे, उनका मैंने रिप्लाई दिया था। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हम लोगों के पास में टाइम भी है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी और ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में होगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि अब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहते हो। बाकी जो एसपी बख्शी की ग्रामर सीरीज़ है वो कंटिन्यू हम करेंगे एडजेक्टिव के साथ में, और टेस्ट सीरीज़ आप किस पे देखना चाहते हो उसके सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।